अब इजराइल ने 6 F-35 विमानों से ईरान के इस्फाह शहर में स्थित ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र को ध्वस्त कर दिया। इसमें अमेरिका ने इजराइल का पूरी तरह से साथ दिया और ये विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले थे जिन्हें ईरान के रडार पकड़ नहीं सके। फिर इन विमानों को अमेरिका की वायुसेना ने हवा में ही तेल दिया और यही विमान इराक और सीरिया में भारी बमबारी कर रहे हैं। दरअसल जहां से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है वो दूरी 2000 किलोमीटर के करीबन है और वहां से आने जाने के लिए करीबन 4000 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है विमानों के लिए। तो उन्हें बीच में कहीं ना कहीं ईंधन की जरूरत थी और रास्ते में ही उनको ईंधन भरवाया गया वापस लौटते। इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो अपने विमानों में हवा में ही ईंधन भर सकते हैं। भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी। आखिरकार इजराइल ने वो कर दिया जिसका दुनिया को तब से इंतजार था जब से ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे थे जिन सभी को इजराइल ने मार गिराया था। लेकिन इजराइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी से ईरान बच नहीं सका। वहीं ईरान दुनिया को बता रहा है कि उसके यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है। वहीं इजराइल कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इजराइल के सहयोगी अमेरिका ने बता दिया है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईरान क्या छिपा रहा है। क्या ईरान इसलिए इजरायली हमले को नकार रहा है क्योंकि वो उसका बचाव नहीं कर पाया? आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है इजराइल के पास जिसे ईरान छू भी नहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ईरान इजराइल युद्ध कुछ दिन के लिए टल गया है? क्या इजराइल ने अमेरिका और अपने पश्चिमी सहयोगियों का ध्यान रखते हुए कम तीव्रता का हमला किया जिसमें सिर्फ ईरान के ऐसे संस्थान शामिल हैं जो आर्मी और स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए? क्या इजराइल ने आम लोगों पर हमला न करके दुनिया की नाराजगी दूर कर दी है? क्या ईरान और इजराइल भविष्य में किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ने से कितने कदम पीछे हटे हैं? लेकिन दोस्तों, आपको याद है कि इजराइल कई दिन से चुप बैठा और वो शांति से हमले की तैयारी कर रहा था। यूं ही एक हफ्ते से खामोश नहीं था इजराइल। ईरान की जो रीढ़ है उसे तोड़ डाला है इस अटैक ने, भले ही ईरान कुछ नहीं कहे। इजराइल ने ईरान के जिस शहर को निशाना बनाया है वो कई मायनों में अहम है। इस्फहान शहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है। इस्फहान तेहरान और मशहद के बाद देश का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान पर जवाबी हमला किया। ईरान के हमले के बाद इजराइल एक हफ्ते तक शांत रहा था, लेकिन इस हमले से इजराइल ने साबित कर दिया कि वे एक बड़े हमले की रणनीति बना रहा। इजराइल ने ईरान के उस शहर पर हमला किया है जो जंग के लिहाज से उसके लिए बेहद अहम है। इजराइल के हमले में ईरान की 9 लोकेशंस को निशाना बनाया गया है जिसमें ईरान की मिलिट्री कैपिटल कहे जाने वाले शहर इस्फहान शामिल है। हमले के लिए इस्फहान शहर को चुनना इजराइल का बड़ा रणनीतिक कदम है। ईरान के इस्फहान शहर कई चीजों के लिए खास। इस्फहान तेहरान और मशहद के बाद देश का तीसरा जनसंख्या वाला शहर होने के साथ साथ इजराइल का इस्फहान तक पहुंचना ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो गया है। इजराइल के वेस्ट बैंक और जॉर्डन बॉर्डर से ये शहर सबसे नजदीक है। ऐसे में इस हमले में इजराइल के जॉर्डन की मदद लेने की भी संभावना है, जबकि ईरान ने यह भी साफ किया था कि वो इजराइल का साथ देने वाले देशों पर भी हमला करने से कोई कोताही नहीं बरतेगा। इस्फहान शहर है उसमें हथियारों का जखीरा होता है ईरान का। इजराइल ने ईरान के जिस इस्फहान शहर को टारगेट किया है वो ईरान की एक तरह से मिलिट्री कैपिटल है। वहां नौटंज न्यूक्लियर प्लांट के अलावा IRGC की एयरफोर्स का भी हेडक्वार्टर है। खबरों के मुताबिक यहीं से ही इजराइल पर हमला किया गया। ये जो शहर है इस्फहान, ये बहुत ऐतिहासिक शहर है। ईरान के केंद्र में बसा एक बड़ा शहर है। यह तेहरान से 406 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और इस्फहान प्रांत की राजधानी भी है। इस्फहान ने 1050 से 1722 ईस्वी तक खूब तरक्की की है, खासकर 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब सफाविद राजवंश में शाह अब्बास के वक्त इसको दूसरी बार फारस की राजधानी बनाया गया था। आज भी यह शहर अपने पुराने गौरव को बरकरार रखे हुए है और यहाँ कई पुराने किले और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के बाद ईरान क्या करेगा? ईरान ने हमले के बाद देश में अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक
इस्फहान में आर्मी बेस के पास ईरान डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने हमले के बाद चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका जवाब वो दोगुनी ताकत। अब इजराइल ने हमला कर दिया है और क्षेत्र के एक और मोर्चे पर जंग छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है इस्फहान शहर पर, ईरान उसको रोक नहीं पाया। ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास S-300 डिफेंस सिस्टम है जो रूस से लिया हुआ है, लेकिन जो इजराइल के F-35 स्टील्थ विमान है, ये विमान उस रडार की पकड़ में नहीं आ। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने भी खरीदा है, वो F-35 को पकड़ लेता है। लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात इजराइल के हमले से साबित हो गई है कि इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसका ईरान किसी भी तरह से बचाव नहीं कर सकता। इजराइल जहां चाहे ईरान में वहां हमला कर, जहां चाहे वो वहां सब कुछ तहस नहस कर सकता है ईरान में। लेकिन ईरान ने जब हमला किया, करीब 300 ड्रोन और मिसाइल, उनको इजराइल ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया अपने सहयोगियों की सहायता से। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या अगर ईरान फिर हमला करता है इजराइल पर इस हमले के बाद, तो क्या वो हमला सीमित होगा? क्या ईरान का हमला सीमित होगा या उसके बाद होने वाला इजराइल का हमला सीमित होगा? क्या वाकई ये युद्ध का एक दूसरा मोर्चा खुल गया है? और अगर ये दूसरा मोर्चा खुल गया है तो अब जो ईरान के जो सहयोगी मिलिशिया हैं, वो भी पूरी तरह से युद्ध में कूद जाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह वैसे भी इजराइल से लड़ रहा है, यमन में हूती विद्रोही पहले ही हमला कर रहे हैं समुद्र में, और सीरिया में जो ईरान समर्थित गुट हैं वो भी सक्रिय हो रहे हैं पहले से ही, और वहीं इराक में जो मिलिशिया हैं ईरान समर्थित, वो भी सक्रिय है। ऐसे में देखना यह है कि ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल का कोई देश साथ देगा तो हम उस पर भी हमला करेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो अरब देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, उन्होंने अमेरिका से कुछ अंदर ऐसी डील की है कि अगर ईरान उन देशों पर हमला करता है तो अमेरिका उन देशों का बचाव करेगा। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दोनों ताकत, शिया और सुन्नी, शिया ताकत जो है वो ईरान है और सुन्नी ताकत जो है वो सऊदी अरेबिया है। इनमें पहले से ही एक दूसरे के हथियार एक दूसरे पर तने हुए। ईरान के जो मिलिशिया ग्रुप है वो सऊदी अरेबिया से लड़ रहे थे, यमन में दोनों में युद्ध लड़ा था। और उधर जो हिजबुल्लाह के जो तमाम हथियार हैं वो भी कहा जाता है कि वो इजराइल के लिए कम है, सऊदी अरेबिया के लिए ज्यादा है। तो जो सऊदी अरब और UAE है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, उन्होंने ऐसा माना जाता है कि अमेरिका से ये कुछ ऐसा वादा लिया है कि अगर वो इजराइल का और अमेरिका का साथ देते हैं तो अमेरिका भी उनकी इसी तरह से रक्षा करेगा जिस तरह से इजराइल की, अगर ईरान उन पर हमला करता है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम अपने जो अमेरिका के बेस हैं, आर्मी बेस, चाहे वो सऊदी अरब में हो या फिर UAE में हो, उनका हम इस्तेमाल तभी करने देंगे अगर वो हमारी रक्षा ईरान से करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक तरह से नए युद्ध की संभावना पूरी तरह से खुली हुई है। अगर नया युद्ध होता है और अगर ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देश जो अरब देश भी हैं उन पर किसी पर हमला किया, तो फिर अमेरिका को मजबूरन पूरी तरह से युद्ध में उतरना पड़ेगा। और अमेरिका के जो सहयोगी हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन देश दूसरे, वो भी पूरी तरह से युद्ध में उतर जाएंगे। ऐसे में क्या ईरान बचाव कर पाएगा? लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास वो बचाव टेक्नोलॉजी सिर्फ इजराइल से बचने के लिए भी नहीं है। तो इजराइल जैसा जिसके पास घातक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो अगर युद्ध होता है तो वो घातक टेक्नोलॉजी कितना विनाश करेगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर दोस्तों युद्ध होता है तो ऐसे युद्ध में आम लोगों के ज्यादा मारे जाने की संभावना बढ़। इन सभी देशों को ये सोचना होगा कि ऐसे युद्ध से आम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आम लोगों की बहुत ज्यादा दुर्गति होती है। तो जितना हो सके सभी इन देशों को मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि आम लोगों की कम से कम अगर आपको युद्ध लड़ना है तो अपनी टेक्नोलॉजी से लड़िए, अपनी सेना से लड़िए। सेना एक दूसरे से लड़ेंगी, टेक्नोलॉजी एक दूसरे से लड़ाइए, आम लोगों को क्योंकि आम लोगों का कोई दोष नहीं होता है। आपकी राजनीति की वजह से आम लोग पिसते हैं, आम लोग मरते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।